वैशाली, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था क्या? मैं सच में पुलिस में जाऊंगा। देता हूं तो लेता नहीं, फिर बोलता है देता नहीं। नितिन, चिलिम बरोबर? अरे घाई कसली है, पहले दारू का नशा तो चढ़ने दे, फिर चिलम फूकते। तुझा फोन दे जरा। मेरे फोन की बैटरी डाउन है। तेरी डाउन है तो मेरी पूरी मर गई है यार। इतने जल्दी में बुलाया तूने, चार्ज भी करने नहीं दिया। पूरा डेढ़ है देख। चल ना, कोई वांदा नहीं, मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ, हाँ बोल नितिन। मनोज साथ है मेरे। मार दोस्त है। फिर से एक बार सोच लो वैशाली, दोस्त है मेरा। पण माझा दुश्मन। जास्त विचार नको करू, मारून टाक त्याला। ठीक है। बोल। कुठे पोहोचलास? 5 मिनिट दूर हूँ। जल्दी है। गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था क्या? हाँ, हाँ, उसका एक अर्जेंट काम करना है। नशे में टून होकर क्या काम करेगा बे तू? काम ही कुछ ऐसा है। ये साला कौन आ गया? अच्छा ये, अरे ये दोस्त है मेरा, ये नीलेश, ये छैला दोस्त है क्या तेरा? तू बोला नहीं मेरे को? इसको भी बुलाया इधर। अरे ये भी अपुन के जैसा ही है, गंजड़ी है साला। आजा, तेरा भी ग्लास भरता हूँ, पकड़। हाँ बोल। काम झालं। बर।
मावशी शोधतोय आम्ही त्याला. देखिए, फोन रिकॉर्ड के हिसाब से 14 सितंबर को मनोज आप ही के काशीबाई चौल में था और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है. पण साहेब आज 2 दिवस झाले, मेरे भाई का अब तक कुछ पता ही नहीं चला. साहेब, भले ही वो दिन भर बाहर रहता है लेकिन रात में घर आता ही आता है. दिन भर कहाँ होता है ये तो बताता नहीं होगा ना. काम वाम तो कुछ करता नहीं था. पूरी चौल में फेमस था गंजेड़ी होने के लिए. दारू पी के दंगा करता था. हाँ साहब, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा भी है आखिर है तो इंसान ही ना. और अब उसने ये सारे लफड़े काफी कम कर दिए हैं, नौकरी पे भी जाने लगा है. मैं हाथ जोड़ता हूं साहब, माझ्या भावाला शोधून काढा. अरे शोधतोय बाबा, लेकिन इन सब में टाइम तो लगता है ना. देखो, जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम लोग आपको कॉल करके बता देंगे. क्या कभी किसी को पता चलने वाला था कि मनोज साल्वे के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था? क्या कभी किसी को पता चलने वाला था कि मनोज के कत्ल से दरअसल एक चक्र अपने आप को पूरा कर रहा था? दरअसल मनोज साल्वे के मर्डर के बारे में तब सवाल उठे और जवाब भी मिले जब एक दूसरा केस अपना चक्र पूरा कर रहा था. ये अनिल कस्बे मर्डर केस की सुनवाई अगले महीने की 24 को होगी. प्रोसिक्यूटर वाडेकर, पुलिस को इन्फॉर्म करो कि सारे अक्यूज्ड और विटनेसेस को 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करें. ओके सर. तीन आरोपी थे. हो साहेब, शेखर मेश्राम, मुजीब शेख आणि मनोज साल्वे. ये फाइल क्राइम ब्रांच को भेज दो और इंस्पेक्टर संदीप चिखलेकर से कहो कि 24 अक्टूबर को अनिल कस्बे केस की हियरिंग शुरू होने वाली है. सारे एक्यूज को इन्फॉर्म करें और ये भी देखें कि कोई एक्यूज्ड विटनेस पर दबाव तो नहीं डाल रहा है. सॉरी सर, एक बात पूछनी थी. अनिल कस्बे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो तारदूर पुलिस स्टेशन के पीआई शिरके थे. हाँ मुझे मालूम है, लेकिन शिरके अभी छुट्टी पर है. तब तक संदीप चिखलेकर ही ये केस संभालेंगे. समझ ला सर. सर, नागेश, ये 1 साल पुराना मर्डर केस है. 3 आरोपी थे, शेखर मेश्राम, मुजीब शेख और मनोज साल्वे, जिसमें से मेश्राम को जमानत नहीं हुई, बाकी 2 बाहर हैं. मुझे इन तीनों के अपडेट्स चाहिए. हो सर. अगले महीने से केस की सुनवाई शुरू हो रही है. डीसीपी साहब ने कहा है जमानत में बाहर मुजीब शेख और मनोज साल्वे, इनके अपडेट्स लो और उन्हें रोज तारदुर्ग पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के लिए बोल देना. जी सर. बराक नंबर 4. हाँ, बेल नहीं हुई उसकी. शेखर मेश्राम. मिलना है उससे. ठीक है, लेके जाओ इसे. एक मिनट साहब, क्या बात है? मेरी जमानत होने वाली है क्या? ना, तेरा केस ट्रायल पे आ रहा है, तैयार रहना. साहब मेरी बेल करवा दो ना साहब. वो दोनों तो टांग दे गए. वो मुजीब और मनोज एक बार मिलने तक नहीं आए साहब. तो खुद होके मिल गया था ना उनसे मर्डर करने, तब समझना चाहिए था. इस जुर्म की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता. साहब सुनो ना साहब. मुजीब शेख. आप कौन? क्राइम ब्रांच. क्या हुआ साहब? अगले महीने के 24 तारीख से तुम्हारे केस की सुनवाई शुरू हो रही है. तारदुर्ग पुलिस स्टेशन में जाके रोज हाजिरी लगा रहे हो ना? जी साहब. एक भी दिन छूटा ना मुझे तो तुम्हारा काफी कुछ छूट जाएगा. क्या समझे? समझा साहब, समझा. जी मनोज साल्वे ये रहता है. हाँ, आप? क्राइम ब्रांच. मिल गया मनोज? कहाँ गया मनोज? साहब यही तो मैं रोज पुलिस स्टेशन जाके पूछती हूँ, लेकिन कोई कुछ कहता ही नहीं, बताता ही नहीं मेरा लड़का कहाँ है.
आपके बेटे को पुलिस ढूंढ रही है। देखिए, अगले महीने मनोज के केस की सुनवाई है। उसे बोलो तारदुर्ग पुलिस स्टेशन में जाके रोज हाजिरी लगाए। अगर नहीं गया ना तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। हालत तो आमची खराब है साहब। पिछले 2 हफ्तों से मनोज का कोई पता नहीं। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। लेकिन गुप्ते, उसका फोन 2 हफ्ते से ऑफ है। आप लोगों को और कोई भी सुराग नहीं मिला? डिटेल सारी निकाली थी नागेश। ये मनोज होटल में वेटर का काम करता है। 1 नंबर का गंजेड़ी और बेवड़ा इंसान है। कहां नहीं ढूंढा उसे। लगता है फरार हो गया कहीं। फरार है तो खोद दो पूरा इलाका और उसका इतिहास भी। घसीट कर लेकर आओ इस मनोज को। सिर्फ 3 हफ्ते है हमारे पास। एक काम करो, मुजीब को उठाकर लेकर आओ। उसकी बेल कैंसिल करने की एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दो। नागेश, 24 अक्टूबर को इन तीनों को कोर्ट में सुनवाई के लिए हमें हाजिर करना ही है। साहब, हम लोग हफ्ते में 1-2 बार बैठते ही बैठते थे। बैठते थे मतलब पीने के लिए? हाँ साहब, कभी कभी पीने, कभी चरस, कभी गांजा। आखिरी बार कब मिले थे? साहब, हम लोग 12 सितंबर को मिले थे और उसके बाद 15 को भी मिलने वाले थे। अरे यार, बैठने को तो अपन कभी भी बैठ सकते, लेकिन आज नहीं। आज होटल में सॉलिड मारा मरी अपन की। 15 को बैठते हैं ना, छुट्टी है मेरी। मस्त हवा में उड़ेंगे। वो भिखारी गली का माल लेके आता हूँ मैं, मस्त कड़क। 15 को छुट्टी हो सकती है ना तेरे को? छुट्टी हो सकती है 15 को। मस्त चिल्लम मारेंगे, कबाब वबाब खाते हैं छोटू के यहाँ पे। ये बात 1 नंबर ना भवा, कड़क। 15 सितंबर को मैंने उसको कॉल किया था साहब, पर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। 10-15 कॉल मारे मैंने, फिर उसके घर पर चला गया तो उसकी अम्मी बोली कि 14 तारीख को घर पर लौटा ही नहीं। साहब, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। उसके बाद कोई खबर नहीं। इसके अलावा मुझे कुछ भी मालूम नहीं साहब। मेरे को क्या मालूम साहब, मैंने बताया ना आपको। उनकी जमानत होने के बाद में एक बार थोबड़ा भी नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। मनोज साल्वे और मुजीब शेख, आप लोगों की जमानत हो गई है, चलो। मनोज, तेरे आई ने पैसे दिए और मुझे तेरे अब्बा ने। साला, मेरे माँ बाप के पास तो खाने तलक के पैसे नहीं है यार। तुम लोग बाहर जाके मुझे छुड़ाओगे ना यहाँ से? अरे ये क्या पूछने की बात है शिकर? बस 2-4 दिन इधर आराम से काट तू, हम लोग छुड़वाएंगे ना तेरे को। क्या मुझे? और नहीं तो क्या, चल बे। हाँ, चल। यार मनोज, मुजीब, भूलना मत रे। अरे ऐसे भूल गए मेरे को जैसे कि कभी हम साथ थे ही नहीं। इतने महीने हो गए, रोज सोचता हूँ आ जाएंगे आ जाएंगे। ये मनोज अगर कहीं फरार होना चाहता हो तो तेरे हिसाब से कहाँ भाग के जा सकता है? नहीं साहब, मेरा मनोज मुझे छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता। गर्दुल्ले और शराबियों का रिश्ता सिर्फ नशे से होता है। साहब, वो इतना भी गया गुजरा नहीं था। कमाता था, नौकरी थी उसकी। अच्छा, अब क्या है नौकरी? कौन से शहर में? साहब, अगर हमें पता होता तो हम यहाँ रोते हुए आपके पास क्यों आते? पिछले 2 हफ्ते से रोज थोड़ा थोड़ा मर रही हूँ अपने बेटे के लिए। मैं हाथ जोड़ते साहब, उसे ढूंढने के लिए। आपके रोने धोने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे? अगले महीने से मनोज के केस की सुनवाई शुरू हो रही है। मुझे मनोज चाहिए। खुद सामने से चल कर आया तो ठीक है, वरना जिंदगी भर फरार होने के लायक नहीं बचेगा वो। तो साहब, आप ढूंढिए ना उसे। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि वो सामने आए, फिर चाहे सुनवाई हो या जो भी हो, हमें खबर तो रहेगी कि वो है कहाँ। और अगर मुझे खबर मिली कि मनोज कहाँ है, इस बात की तुम दोनों को खबर थी आणि आमच्याकडे नाटक करत होता, तो आप दोनों भी बहुत पछताओगे। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 14 सितंबर को मनोज साल्वे के सेलफोन की आखिरी लोकेशन उसका घर ही था। आखिरी बार किससे बात हुई थी? कोई नितिन महाड़ी के सर, वेल्डर है, इस मनोज का दोस्त ही है। मैंने कॉल किया था उसे। हेलो, इस नितिन महाड़ी को अभी के अभी बुलवाया है मैंने। चौदह सितंबर को शाम 4 बजे तुम्हारी मनोज से बात हुई थी। हो साहब, वो मैंने उसे 5,000 रुपये उधारी दिए थे, मेरी पगार एडवांस लेकर। उसने बोला दे देगा, पर उसके बाद उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था, घर पर भी नहीं था। साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पैसे लेकर भाग गया साहब। कहाँ भाग गया तेरा दोस्त? साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद जाकर उससे पैसे नहीं ले लेता।
धोखा किया है साहब उसने मेरे साथ। ठीक है, जाओ। बाय बाय बाय। हात पकड ग त्याचा, सोडू नको। मी सांगितलं होतं ना तुला कि अपने फोन से फोन मत करना। अरे दोस्त था मेरा वो, मुझे उसे मारने का मन नहीं था वैशाली। तो तुम्हें क्या लगता है मला हे सगळं करण्यात मजा आली? जाओ देना, जो हुआ सो हुआ। पुलिस को अभी तो कुछ नहीं मालूम और ना ही कुछ मालूम होगा। मनोज साळवे गायब हो गए हमेशा के लिए। अरे ऐसे कैसे गायब हो गया चिखलीकर? वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं कि बेल मिलते ही लंदन या दुबई फुर हो गया। जी सर, मैं तो सिर्फ स्टेटस अपडेट कर रहा था। सर, मनोज 23 तारीख तक मेरी कस्टडी में होगा और 24 तारीख को कोर्ट में सुनवाई के लिए मैं उसे हाजिर करूंगा। मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है चिखलीकर। ये मनोज साळवे किसी भी हाल में मिलना चाहिए। जी सर। इस मुजीब के हलक में उंगली डालो, जरूर कुछ न कुछ तो उगलेगा। यस सर। और हाँ, मनोज की माँ और भाई इन पर 24 घंटे नजर रख। नागेश, जिस मर्डर केस में ये तीनों आरोपी है उसकी चार्जशीट को पढ़ते हैं, शायद उसमें नक्शा होगा इस चर्सी के बिल का। जो सीधे रास्ते पर चल रहा है, ईमानदारी से 2 पैसे कमाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो साला तेरी रत्ती पर भी परवाह नहीं करता, उससे तूने सिर पे बिठा के रखा है। राजा बेटा है ना तेरा वो परवाह करे ना करे, मैं उसकी परवाह करना कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे आई है मी त्याची। तू तो आई है उसकी, लेकिन वो तेरा बेटा नहीं है आई। अरे बचपन से सिर्फ तकलीफ दी है उसने तुझे और मुझे भी। साला गांजे की चिलम में सारे रिश्ते नाते फूंक डाले उसने। अभी भी पड़ा होगा किसी गर्दुल्ले के अड्डे पर, जाओ जाकर देखो। लेकिन बिना बोले ये कहाँ भाग गया होगा? चिलम बोल के पी थी उसने? हाँ, शराब बोल के पी थी? साला वो मर्डर बोल के किया था जो अब बताकर भागेगा? जरूर उसे किसी ने फंसाया होगा। अरे आई आई, अपने आंखों से ये पट्टी कब उतारेगी तू? उसके मर्डर केस की सुनवाई है कुछ दिनों में, पता है उसे। इस बार लंबा अंदर जाएगा वो, कम से कम 10-15 साल। इसीलिए अंडरग्राउंड हुआ है तेरा लाडला। मनोज साल्वे वाकई अंडरग्राउंड था, पर कहां और किस तरह उसे अंडरग्राउंड भेजा गया था ये सिर्फ वही जानते थे जिन्होंने उसे मारकर जमीन के अंदर दफन कर दिया था। क्राइम ब्रांच एक मर्डर केस में बेल पर छूटे एक आरोपी को ढूंढ रही थी। एक मां अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी। एक दोस्त को ग्लानि हो रही थी कि उसने ना चाहते हुए भी एक दोस्त का कत्ल कर दिया था और उससे कत्ल करवाने वाली औरत इस बात पर अटल थी कि मनोज साल्वे को मार डालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कौन से अधूरे चक्र की सच्चाई बयां होने वाली थी? कौन से राज का पर्दाफाश होने जा रहा था? ये अनिल कस्बे मर्डर केस की चार्जशीट है, तारदुर्ग पुलिस स्टेशन ने फाइल की थी। ये तीनों मनोज साल्वे, मुजीब शेख और शेखर मेश्राम ये मुख्य आरोपी थे। 2014। यस सर, 2014। 21 नवंबर 2014 अनिल कस्बे वय 27 एलकेएस बॉल बेरिंग कंपनी राखोड़ी से अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद बापट कॉलोनी लौट रहा था जहां उसका घर था। राम राम मणके भाऊ, राम राम। पर मी का म्हणतो, शनिवारी आ जाओ ना घर पे, छुट्टी है ना, तो आराम से गप्पा मारेंगे। और हाँ, वो जीवन बीमा पॉलिसी का भी देख लेंगे। जैसे अनिल कस्बे मालती गली से होते हुए बापट कॉलोनी की तरफ बढ़ा, तभी उस इलाके के 3 नामचीन व्यसनी उस गली में दाखिल हुए। इन तीनों को शराब और नशीली पदार्थ लेने के बाद कई बार आवारगी करते हुए देखा गया था। ओ, सिगरेटचे पैसे कोण देणार? हर बार की तरह फोकट में दूंगा मैं। ओ राव, कशाला भुगताय? लिख दो ना खाते पे। अरे खाता बीता गेला खड्ड्यात। पिछले 3 महीने से एक पैसा दिया नहीं तुमने खाते का। ओ पुरंदर काका, इतना पैसा क्या चिता पे लेके जाएगा? और हम लोग आज सिगरेट फूकते तो क्या बुरा करते? हाँ? चल मनोज, शेखर बघा रे, संत माणूस, सीधा काम से घर,
मेहनत की कमाई अपने बीवी के पैरों पर रखने वाला। संता आदमी वे। रोज यहाँ से जाते वक्त फोन पे फुसफुस फुसफुस चालू रहता साले का। कोई रंबा उर्वशी मेनका होंगे साले के खोपचे में। ए चल उसकी मोबाइल वाला आइटम देखते। हेलो डार्लिंग। व्हाट इज द नेम बेबी? काय नाटक है? मेरा फोन दो। फोन काट दिया। अरे शर्मा नहीं है? ले फोन ले। अरे फोन दो मेरा। ले फोन ले। अरे क्या कर रही है? ले देखो मैं पुलिस में शिकायत करूंगा तुम्हारी। बच्चा भड़क गया। अभी तो फोन देना पड़ेगा। ले 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 ना। अब ले ले अजीब सैंपल है। देता हूं तो लेता नहीं, फिर बोलता है देता नहीं। ले 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 टॉमी ले 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 ले। इन लुखों का ना रोज का भंका सही है। चर्सी एक नंबर के। इन सालों को कोई जेल में नहीं डालता, लफंगे साले। मस्ती मत करो यार, क्या करे? मैं सच में पुलिस में जाऊंगा। अरे भाऊ भड़कला आता फोन द्यावा लागणार। घे घे ना घे। ले ले ले। तब मेरा फोन दो, नहीं तो तुम्हें भी लाफा दूंगा मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरा फोन दो। मला मारलंस तू? दिखाता हूँ तुझे अभी। अरे बचाओ कोई, अरे बुला पुलिस को। साला कुत्रा मला मारला। अरे अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, मर जाएगा ये। के चश्मदीद गवाहों के आधार पर आरोपी मनोज साळवे, मुजीब शेख और शेखर मेश्राम को हमने ताबड़तोड़ उनके घरों से अटक कर ली। गवाहों में मौका वारदात पर पान की दुकान चलाने वाले पुरंदर शेवाड़े और धोबी वजाद अली ने तीनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किसी भारी चीज से मारे जाने से ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके कारण अनिल कस्बे की मौत हुई थी। तीनों आरोपियों पर धारा 302 और 120 बी लागू की गई है और अनिल का शव उसकी पत्नी प्रियंका कस्बे के हवाले कर दिया गया। सर, ये मुजीब शेख को बहुत तोड़ा, लेकिन लगता नहीं कि उसे कुछ मालूम है ये मनोज साळवे कहाँ छुपा है। हो सकता है कि मुकदमे के पहले ही मनोज को भनक लग गई है कि उसके और उसके दोनों साथीदारों के खिलाफ तगड़ा केस बनेगा। मनोज की माँ बता रही थी कि मनोज घर से 14 सितंबर को बाइक लेकर निकला था, लेकिन उसकी बाइक कहीं नहीं मिली सर। हमने सब जगह ढूंढा, बाइक का एक पुर्जा तक नहीं मिला। ये माँ बेटे यशोदा साळवे और प्रवीण साळवे इस मनोज के बारे में कुछ न कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। मनोज को कहां छुपा कर रखा है? मैं उसे कहाँ छुपा के रखूंगी साहब? खोटा कशाला बोलू साहब, इस मेरे भाई ने हम दोनों का जीना मुश्किल कर दिया। इसलिए तुमने उसे गायब तो नहीं किया ना प्रवीण? क्या साहब, फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क रहता है? एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, अगर 24 तारीख को मनोज कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाए और भी तगड़े चार्जेस लगेंगे उस पर। उसके बाद अगर हम लोग उसे पकड़ते हैं या वो अपने आप को सरेंडर करता है, बेल तो होने से रही उसकी। जितने साल मुकदमा चलेगा उतने साल जेल में सड़ेगा, सालों लग सकते हैं। चाहे जितने साल लगते हो लगने दो साहब, अब की बार मैं उसकी जमानत नहीं कराऊंगा। आणि तू पण ऐकून घे, खूप झालं आता। इस बार तेरे ये आंसू मुझे नहीं पिघलाएंगे। मैं अब थक चुका हूं बस। नागेश जी सर, हमारे जितने भी खबरी है सबको काम पे लगा दो। शहर के जितने भी चरसी और गर्दुले सबको उठाओ, सबके मोबाइल जब्त करो, हर एक नंबर घुमाओ। मुझे किसी भी हालत में ये मनोज चाहिए। जी सर। जाहिर सी बात थी कि सारी कोशिशों के बावजूद क्राइम ब्रांच ना मनोज साल्वे को खोज पाई थी और ना ही उसकी बाइक को। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके टारगेट को कई दिनों पहले कत्ल करके दफना दिया गया था, बाइक समेत। दूसरी तरफ सुनवाई की तारीख आई, मनोज को भगोड़ा घोषित किया गया और कुछ महीने और बीत गए। सॉरी सर, हमसे जो हो सकता था वो सब हमने किया। इस मनोज साल्वे के डिटेल्स सारे स्टेट में भी भेजे थे पर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं। 125 करोड़ लोगों का देश है हमारा, 29 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज। अगर कोई छुपना चाहे तो स्कोप काफी बड़ा है। जी सर, फिर भी फील तो होता ही है ना
एक शराबी और चरसी आदमी को हम ढूंढ नहीं पाए। ये इसलिए भी हो सकता है चिकलिकर कि शायद हम ऐसे एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो अब है ही नहीं। मतलब सर? मेरा मतलब है कि ये मनोज साळवे खुद से होकर गायब नहीं हुआ है, गायब कराया गया है। शायद वो भागा नहीं है बल्कि उसे मार दिया गया है। क्यों सर? उसे कोई क्यों मारेगा? अब इसी का इन्वेस्टिगेशन करो कि मनोज साळवे का कत्ल करने का कारण किसके पास था। कशी आहेस वैशाली? बरी आहे, सोहम दिशा कशा आहे? फर्स्ट क्लास। अपने नितिन को अच्छा जॉब मिल गया, सेट हो गया ना वो तो? हो। और तुम? चाललंय आपलं। नीलेश, तुमसे कुछ कहना था। बोल ना वैशाली। थैंक यू। येते मी। नागेश, डीसीपी सर को लगता है कि मनोज जिंदा ही नहीं है। हमने इस एंगल के बारे में सोचा ही नहीं, पर ऐसा हो भी तो सकता है। जी सर। प्रियंका कस्बे मृत अनिल कस्बे की बीवी। ले, 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 ले। बापट कॉलोनी का एड्रेस है। बदला सर, अपने पति के कत्ल का बदला। हाँ सर, मैंने भी सुना है उस मर्डर के बारे में, लेकिन हमें यहाँ आके 1 ही साल हुआ है। यहाँ पुराने लोगों में से कोई है जो उसके बारे में बता सकता है? हाँ, वो उषा ताई है ना, वो आपको सब बताएगी। अगदी देवासारखा माणूस होता बघा, मगर उन लड़कों ने बड़ी बहरेमे से मार डाला उसको। उसकी बीवी प्रियंका कहाँ है? वो मर्डर के बाद अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली गई। कहाँ? बता कर तो नहीं गई, पता नहीं कहाँ चली गई। आपके पास नंबर है उसका? वो आहे ना, मेरे मोबाइल में है, लेके आती हूँ। नंबर वही का नंबर नहीं। सर ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करो और इस नंबर के पुराने डिटेल्स निकालो, शायद कुछ लीड मिल जाए। जी सर। और हाँ, IMEI नंबर भी मंगाओ। हो सकता है प्रियंका ने नंबर चेंज किया हो, पर इंस्ट्रूमेंट शायद वही हो। सर, IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से एक अच्छी लीड मिली है। कौन है? कोई अरविंद खरे, गिफ्ट शॉप चलाता है। ये प्रियंका कस्बे इसके यहाँ पे काम करती थी। हस्बैंड के ऑफ होने के बाद वो अकेली पड़ गई थी, 4 साल का बच्चा भी संभाल रही थी, इसलिए यहाँ के पगार में उसका कुछ हो नहीं रहा था। अब प्रियंका कहाँ है, कुछ पता है? मैं उसके टच में नहीं हूँ साहब। उसका पुराना नंबर भी चेंज हुआ है। मैंने तो उसका पुराना नंबर भी शायद डिलीट कर दिया है। एकदम कट टू कट आदमी हूँ। और कोई यहाँ काम करता है जो अभी भी उसके टच में हो? नागपुर। नागपुर साहब, वो नागपुर शिफ्ट होने की बात कर रही थी, तब मैंने मेरे उधर के एक दोस्त का नंबर उसको दिया। उसको उसकी साड़ी के शोरूम में एक सेल्स गर्ल चाहिए थी। अब पता नहीं साहब कि प्रियंका ने उसको कांटेक्ट किया या नहीं। वो हम पता कर लेंगे। आपके पास नागपुर वाले दोस्त का नंबर तो होगा ना? हेलो, नासिक क्राइम ब्रांच से PSI नागेश बोल रहा हूँ। प्रियंका कस्बे काम करती है वहाँ? जी बिल्कुल करती है। बात कराओ आपकी? जी नहीं, उसे मत बताना कि हमने फोन किया था। ठीक है जी। अभी के लिए आप मुझे प्रियंका का मोबाइल नंबर दीजिए। सर प्रियंका कस्बे के नए मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स शाम तक मेल पे आ जाएंगे। पहले मिलते हैं उसे फेस टू फेस, देखते हैं कितनी देर तक आंखों में आंखें डालकर बात करती है और कब आंखें चुराती है। मनोज साळवे नाम है उसका। ये नाम सुना था पुलिस के मुंह से। वो उन तीनों में से एक है ना? जी, मनोज को जमानत मिल चुकी है। क्या ये बात आपको पता है? नहीं पता सर, और जानकर भी मैं क्या करती। आखिर दर्द से किसी को जमानत मिलती है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, तकलीफ से भी कहाँ जमानत मिलती है। वैसे इतने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ अकेली काफी मुश्किल हुआ होगा ना? कोई रहता है क्या यहाँ आपका? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। तो आपका बेटा कहाँ रहता है? जब अनिल को मार दिया गया था तब मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था। मैं अकेले यहाँ नागपुर में उसकी देखभाल नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैंने उसे नासिक में छोड़ दिया।
मेरी ननद के पास। नासिक में कहा? वो MK रोड के पीछे ऋषिकुल कॉलोनी है, वहां रहती है। वैशाली महाडिक नाम है उनका। वैशाली महाडिक, वैशाली महाडिक। नागेश, मनोज का वो दोस्त है जिसे मनोज को 5,000 रुपए लौटाने थे, जिसने 14 सितंबर को मनोज के साथ आखिरी बार फोन पे बात की थी। मैंने उसे 5,000 रुपए उधारी दिए थे, मेरे पैसे लेकर भाग गया साहब। नितिन महाडिक। वैशाली महाडिक? नितिन महाडिक। सर कनेक्शन बन रहा है। हो भी सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ सरने मैच कर रहे हो। एक काम करो, खबरियों को काम पे लगा दो, इस नितिन महाडिक की पूरी कुंडली निकालो। साहब, ये नितिन महाडिक की फाइल है, मर्डर केस में अंदर था, अब जमानत पे बाहर है। क्या? सर मैंने अंजेवाड़ जेल के साथ कंफर्म किया है, ये नितिन महाडिक मनोज साळवे, मुजीब शेख और शेखर मेश्राम के साथ ही बराक नंबर 4 में था। ये नितिन भी मर्डर केस में ही अंदर गया था सर। जी हाँ, नितिन महाडिक उसी बैरक नंबर 4 में था जिसमें अनिल कस्बे केस के आरोपी मनोज साळवे, शेखर मेश्राम और मुजीब शेख थे। सर ये नितिन महाडिक 2015 में बेल पे छूटा, फिर उसकी शादी वैशाली महाडिक के साथ हुई। कनेक्शन तो बन रहा है सर। खबरियों से न्यूज आई है ये? जी सर, बेस्ट खबरियों को काम पे लगाया था। अनिल कस्बे की बहन वैशाली, उसका पति नितिन महाडिक, अनिल कस्बे के हत्यारे मनोज साळवे का दोस्त है, और इसी नितिन ने आखिरी कॉल किया था मनोज को, और यहां आके बता रहा है कि मनोज उसके 5,000 रुपए लेकर भाग गया। अब कनेक्शन बन रहा है। बस ना? तब मी बघतो। जी सर, आप इस वक्त? बुरा वक्त पूछकर कब से आने लगा नितिन महाडिक? बराक नंबर 4 अंजेवाड़ जेल। काय झालं साहेब? हुआ तो बहुत कुछ है, अब सिर्फ पता ये करना है क्या इत्तेफाक था और क्या साजिश थी। साहब लक बाय चांस हुआ है, मनोज तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब मैं आपको कैसे बताऊं? सीधे सीधे बता दे वरना बुलवाऊंगा। देखो हमें यकीन तो नहीं, लेकिन शक है कि मनोज साळवे अब जिंदा नहीं है, और उससे भी गहरा शक ये है कि तुम दोनों को पता है कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। शायद तुम दोनों को सब कुछ पता है। अरे साहब, मैंने बोला ना, मुझे मनोज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ऊपर से वो मेरे 5,000 रुपए लेकर भाग गया है। बोल गोविंद, क्या स्टोरी है इस वैशाली की? साहब, ये वैशाली का पति 5 साल पहले मर गए, उससे उसको एक बेटी है दिशा। वैशाली का भाई अनिल कस्बे, उसने वैशाली को संभाला और दिशा को भी बड़ी करने में काफी मदद की, और फिर अनिल का मर्डर हो गया। तब ये वैशाली का अफेयर नीलेश परब से हुआ। साहब ये नीलेश वैशाली से शादी करने वाला था, लेकिन वैशाली को दूसरा हीरो मिल गया, मतलब ये नितिन महाडिक। साहब ये नितिन वैशाली के पहले पति का दोस्त है। ये मनोज साळवे के मर्डर की क्या खबर है तेरे पास गोविंद? वैसे कोई डायरेक्ट खबर नहीं है, लेकिन एक बात है, ये जो नीलेश है वो नितिन का भी दोस्त है और वैशाली के भी टच में, मतलब ये सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अरे नहीं साहब, लक बाय चांस हुआ है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कसम से बोल रहा हूं, हमें नहीं पता कि मनोज कहाँ है। बोला कबूल केला त्याने? होय सर। क्या बात है, एक झटके में बोल दिया सब कुछ। नितिन और वैशाली, बैड न्यूज है, नीलेश परब ने मुंह खोल दिया है, मनोज साळवे का मर्डर हुआ है। होशियार है नीलेश, उसे पता था मुंह तो खोलना ही है, तो पीटने के पहले ही बोल दो। अब तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोग होशियार हो या बेवकूफ। मुंह खोल दो। इंस्पेक्टर साहब, नितिन और नीलेश ने वही किया जो मैंने उन्हें करने को कहा। क्या करने के लिए कहा था? मनोज साळवे का मर्डर। क्यों मरवाया उसे? मेरे पिता समान अनिल दादा को मार दिया उसने। क्यों? ऐसे टाइम पास में। क्या गलती थी मेरे दादा की? कुछ भी नहीं। काम से घर लौट रहे थे,
बस, और मार दिया। वो थप्पड़ नहीं मारता था ना तो कांड ही नहीं होता, हाई शपथ नहीं होता, और हम यहाँ नहीं होते। कोई पुराना लफड़ा था क्या? अबे नहीं, नाम तलक नहीं मालूम था उसका। वो सब कांड हो जाने के बाद पता चला कि बापट कॉलोनी का कोई अनिल कस्बे था। क्या? अनिल कस्बे? काय रे, काय झालं? वैशाली, तेरे अनिल दादा के साथ जो हुआ, क्यों हुआ ऐसे? माहित नहीं रे, मेरे सीधे साधे अनिल दादा को इतनी बुरी तरह से मार डाला, क्यों? क्या मिला उन्हें मेरे अनिल दादा को मारकर? वैशाली, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। मैं जब जेल में था, वो तीनों भी जेल में थे जिन्होंने अनिल दादा का मर्डर किया। हम लोग एक ही बारात में थे, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। क्या होगा? और जिसने अनिल दादा को पत्थर मार के मार दिया, वो मनोज साल्वे। उसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई है। ये इत्तेफाक नहीं था साहब, साजिश थी। मेरी नहीं, मेरे तकदीर की। तकदीर ने ही मुझे ये मौका दिया, मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, बोले कि ये ले वैशाली, तुझे एक मौका दे रही, ले ले अपने भाई की मौत का बदला, पूरा कर दे अधूरा चक्र। मेरा शिकार मनोज साळवे बेल पर छूटा था, और मेरे पास एक हथियार नहीं, दो हथियार थे, नितिन और नीलेश। नहीं आला मनोज, नहीं मालूम वो कहाँ है। यकीन कीजिए साहब, हमने उसे कहीं नहीं छुपाया। यशोदा भाई, आपका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। 14 सितंबर को उसका कत्ल हुआ, उसका कंकाल मिला है हमें, बाइक भी मिली है। प्रवीण से कहिए हमसे आके मिलने के लिए। ये चक्र पूरा करना जरूरी था वैनी, रोक नहीं पाई मैं अपने आप को। अनिल दादा मेरे लिए मेरे पापा से भी बढ़कर थे। तुम्हारे अनिल दादा मेरे लिए और सोहम के लिए सब कुछ थे वैशाली। जैसे जैसे दिशा के लिए तुम सब कुछ थी। मैंने अपने पति को खोया, सोहम ने अपने बाबा को।
तुमने अपने भैया को खोया और दिशा ने अपनी माँ को। ये चक्र पूरा हो गया वैशाली। जिस आदमी को मनोज ने मारा था, उसकी बहन के पति और उसके दोस्त ने मिलकर मनोज को मार डाला। जो जुर्म मनोज ने किया था, उसका बदला उन्होंने लिया। काय चुकलं माझं? मुझे तब भी सजा मिली जब मनोज ने गुनाह किया था, और अब भी सजा मिल रही है जब वो अपने कर्मों का शिकार हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पर इसमें मेरी क्या गलती है? हाय, मैं रचना। तुम्हारा क्या नाम है? नमिता। रचना, तू एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकती है क्या? आई, अब मैं पानी भी नहीं पी सकती क्या? देख, तुझे मैथ्स भारी जा रहा है ना, तो महेश सर के साथ बात कर ले। हाँ, मेरी बात हो चुकी है। हो आई। और एक साल फेल नहीं हो सकती है तू। मालूम है आई। काय कर रचना, तेरे महेश सर बोल रहे थे कि मैथ्स के एक भी सवाल का जवाब तूने सही नहीं दिया। आई, तभी तो तुम चाहती हो ना कि मैं महेश सर से स्पेशल ट्यूशन लूँ। वो ट्यूशन का छोड़, लेकिन सारे जवाब गलत कैसे हो सकते हैं? फिर से फेल होने का सोचा है क्या तूने? बाड़ा, क्लास में ध्यान क्यों नहीं देती तू? आई, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैथ्स ना मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। देख बेटा, ये 10वीं तू कैसे भी करके पास कर ले। तेरे बाबा और मैं ये नहीं कह रहे कि तू आगे जाके पढ़, तो कुछ भी सीख ले कि तू कुछ बन सके, लेकिन कुछ भी सीखने के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। आई, मैं कोशिश करती हूँ ना। आप देखते हो ना, स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। हाँ हाँ, पढ़ और पढ़, लेकिन 10वीं पास हो ले।
रचना, काय ग, कुठे चाललीस ग? आई बस थोड़ा ना एक राउंड मार के आती हूँ, बैठे बैठे ना सुस्ती आ गई है। नहीं नहीं, पढ़ाई करने को बैठ। आई मैं बस अभी आती हूँ। हाय। हाय, मैं रचना। तुम्हारा क्या नाम है? नमिता। इसी एरिया की हो? हाँ। कौन सी बिल्डिंग? मैं वो सामने सांची निवास में रहती हूँ। मैं नूपुर नगर में रहती हूँ। तुम यहाँ रोज़ आती हो ना? मेरी विंडो से दिखता है। मेरा मतलब जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना घर पे, तो वहाँ विंडो है, तो तुम अपने आप ही दिख जाती हो। मायूसी में लिपटी नमिता को देखकर रचना के संवेदनशील दिल के तार छिड़ गए। वो नमिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। रचना खुद नमिता के पास गई और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रचना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द नमिता के मन का ज्वालामुखी फटने वाला था और वो अपनी मायूसी का कारण रचना को बताने वाली थी। ना, मैं स्कूल नहीं जाती। क्यों? स्कूल क्यों छोड़ दिया? वैसे मुझे भी ना पढ़ाई बहुत टफ लगती है और स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे स्कूल जाना पसंद है या नहीं। अच्छा, तेरे बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा नहीं है। आई बोली कि जब मैं 1 साल की थी तभी वो मर गए। तो तेरी आई सर्विस करती है? मेरी आई नासिक में रहती है। तो तू यहाँ किसके साथ रहती है? मैं मेरे मौसी के साथ रहती हूँ। तो तू स्कूल नहीं गई? मतलब नासिक में भी नहीं? 3री कक्षा तक गई थी, पर स्कूल का नाम याद नहीं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा ना यहाँ बैठे हुए, तो मुझे लगा तो पता ही नहीं चला कि मेरे आई ने मेरा स्कूल क्यों छुड़वा दिया। तूने कभी आई से पूछा नहीं? नहीं, मैं तो उसे 2 साल से नहीं मिली हूँ। 2 साल? क्यों? तेरी आई तुझसे मिलने नहीं आती या फिर तू उनसे मिलने नहीं चाहती है? वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती।
ऐसा नहीं है कि आई मुंबई नहीं आती, आती है। ऐसा क्यों? नमिता, आज स्कूल नहीं जाएगी तू। क्यों आई? अरे आज हमारे घर में काका आने वाले हैं। काका? कौन से काका आई? एक अच्छे वाले काका। तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना है। हाँ? कौन है वो? बाबा है मेरे? नहीं गो भाई, तुम्हें कितनी बार बताया तुम्हारे बाबा के बारे में? ये कोई और काका है, तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना है, करना। मी नागेश, वो फरीदा ने पता दिया था यहाँ का। नमिता, मैं बाजार हो आती हूँ। काका का अच्छे से ख्याल रखना। ते जसं बोलतात तसं करायचं, नाराज नहीं करना उनको। मैं घंटा भर बाहर रहूँगी। बहुत सारे काका आने लगे, कभी दिन में 1, कभी 2, 3, 4, कभी दिन में आते थे, कभी रात में, कभी तो पूरा दिन आते थे। वो दर्द कभी कम नहीं हुआ, बस बढ़ता ही गया। मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने आई को बोला था कि मुझे ये सब नहीं करना, पर वो उल्टा मुझ पे ही गुस्सा हो जाती थी। 2 साल पहले एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। क्यों नहीं करेगी? आई उल्टी आती है, शर्म भी आती है, बहुत दर्द होता है। आई तो उससे घर में पैसे आते हैं, घर चलता है। पर आई, अगर मैं स्कूल जाती तो अच्छी नौकरी कर पाती ना। सपनों में अच्छी लगती है नौकरी। आणि तुला माहिती है पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगते हैं? नौकरी और पढ़ाई सपने की तरह भूल जा, जैसे मैं तेरे बाबा को भूल गई। तेरे पैदा होने के बाद पी पी के मर गया, और वो बाद में सुनील कुत्रिया नासिक से हमें यहाँ पे लेके आया, वो भी छोड़ के चला गया। मैं उसे भी भूल गई, एक सपने की तरह। पर आई, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो स्कूल जाना पसंद था ना। तेरी पसंद नापसंद से हमारा पेट नहीं भरने वाला, हमें जिंदा रहना है, समझी? हर भूखी औरतें ऐसे ही गंदा काम करती है, नहीं ना? आई, हम भी अच्छा काम कर सकते हैं जिसमें शर्म ना आए, दर्द भी ना हो। जो काम हमें ज्यादा पैसा देता है वो सबसे अच्छा काम होता है, समझी? तो आई, मुझे ये सब नहीं करना, और तू भी कुछ नया शुरू कर दे। वो फरीदा मैडम के साथ लड़कियों का धंधा करना बंद कर दे। एक टाइम तुम मेरे को बोलेगी ना तो मैं सुन लूंगी, समझा ना? फरीदा मैडम के बारे में कुछ बोला ना तो जबान काट लूंगी तेरी। वो भगवान जैसी है मेरे लिए। अगर वो नहीं रहती ना तो अब तक हम भिखमंगों की तरह भीख मांग रहे होते सड़क पे, जिंदा भी नहीं होते। तो आई, क्या अभी हम जिंदा हैं? फरीदा मैडम के घर मेरी आई घर काम करती थी। फरीदा मैडम ने ही मेरी आई को समझाया कि मुझसे वो काम करवाए। हर काका जो मुझे गंदा करने आता था, उसके पैसों में से एक हिस्सा फरीदा मैडम को जाता था, बाकी मेरी आई रखती। फिर 2 साल पहले से मैंने ना बोलना शुरू कर दिया। पूरे 5 साल से ये सब चलता आ रहा है, जब तुम सिर्फ 9 साल की थी। और फिर तुमने क्या किया? यहाँ अपनी मौसी के पास आ गई। वो मेरी मौसी नहीं है। अगर आई, सांगना, किधर जा रहे हैं हम लोग? एक नई जगह पे, हमारे घर से बेहतर। तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन तू रहेगी ना मेरे साथ? नहीं, तू वहाँ पे अकेली रहेगी। जैसे ही हम उस सोसाइटी में घुसे, मुझे याद आ गया था कि मेरी आई मुझे कहाँ लेके आई है। मैं बहुत पहले वहाँ एक बार मेरे आई के साथ आ चुकी थी। वो फरीदा मैडम का ही घर था। नमस्ते। आ गई तू लक्ष्मी? आजा। अरे नमिता, कैसी तू? तो तू यहाँ फरीदा मैडम के यहाँ रहती है? पूरे 2 साल हो गए और तेरी आई तुझसे मिलने भी नहीं आई। कोई फोन?
तू बता रही थी कि तेरी आई फरीदा मैडम को कोई हिस्सा देती थी। हाँ, पर अब फरीदा मैडम आई को हिस्सा देती है। आई जब भी पैसे लेने आती है मुझे उससे बात नहीं करने देती। अमिता आइक, अब मैं नासिक वापस लौट रही हूँ, तू अब से यहीं पे रहेगी। हाँ, अरे तेरे को तो सब काम अच्छे से आता है, ऐसे ही करना। आणि हो, फरीदा मैडमला त्रास नाही द्यायचा, समझला? मुझे भी वापस नासिक जाना है, मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगी? अरे तू यहाँ पे रहेगी ना, तेरे लिए अच्छा होगा। देख कितना बड़ा घर है, और वो मैडम है ना फरीदा मैडम, बहुत अच्छी बाई है। हाँ, तेरा ख्याल रखेगी, यहीं पे रहना। देख नमिता, दिन में कभी 2 तो कभी 2 से ज्यादा लोगों के पास बैठना पड़ेगा। आदत ना हो ना तो। हेलो हेलो गुड्डू भाई, हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करना। अरे फरीदा, हाँ गुड्डू भाई आ जाना। उसको बोल 4 बजे से पहले हाउसफुल है। अरे दूसरों के साथ बैठा देना, वो जरीना के पास नवा आया है। नहीं इकबाल, नमिता ही बैठेगी, उसको बोल इंतजार करे, मीठा फल मिलेगा, बार बार आएगा। हाँ ठीक है। हाँ गुड्डू भाई, ठीक 4 बजे आ जाना। हाँ, अरे एक नंबर है, बोला ना। हाँ अम्मी, मुझे ना 150 रुपये चाहिए। किस लिए बेटा? वो स्कूल के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने वाली हूँ। ठीक है, अब्बू से ले ले, बोल अम्मी ने बोला है। हाँ अंजुम जल्दी आ जाना। देख नमिता, मेरे यहाँ पे ना काम बड़े प्यार से होता है, तू बस कस्टमर को खुश रख। जो भी टिप मिलेगी ना वो सारी तेरी। देख तेरी आई ना तुझे मेरे पास बेच चुकी है, हर महीने ना किस्त जाया करेगी तेरी आई को। इसका मतलब आज से तू मेरे यहाँ ही रहेगी, खाना पीना पहनना सब टॉप का होगा बेटा। तू टीवी देख, बाहर जा, पर काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैडम, मुझे सारे घर के काम आते हैं, मैं वो कर सकती हूँ क्या? बेटा उसके लिए बाई है ना मेरे पास, वो बाई को महीने का मैं जितना पगार देती हूँ ना उतना तो एक दिन में कमाएगी, पता है तुझे? देख अब ये ना बातें बातें बहुत हो गई, अभी धंधे का टाइम हो गया ना, 9:30 बज गए। अरे 10 बजे तेरी पहली अपॉइंटमेंट है, जा जल्दी से तैयार हो जा। जा मैडम, मेरी आई को एक फोन लगा दीजिए ना, मुझे उससे बात करनी है। जाने मन तेरी आई ना तुझसे बात नहीं करना चाहती बेटा, तो उस घर में उसका खून चूसती थी ना, इसलिए तेरी आई ना तेरे को मेरे पास बेच गई। तो अब तू ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, तैयार हो जा। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, आई तो नहीं आने वाली थी। वैसे फरीदा मैडम बात करने में अच्छी थी, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लगता था। वो हर रोज कम से कम 4-5 आदमी लोगों को बुलाती थी। वहाँ से भागने का कभी सोचा नहीं? क्यों? तू यहाँ रोज आती है तो यहीं से भाग जाना। मैं नहीं भाग सकती। क्यों? बाहर ऐसा क्या है जो घर में नहीं है? पूरा दिन घर पे रहती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, बस थोड़ी देर। सिर्फ आधे घंटे के लिए जाना, हाँ, और वो भी ना खाने के बाद। जी मैडम। और सुन बेटा, देख मैं ना तुझे मेरा मोबाइल नंबर दे के रखती हूँ, अगर तू कहीं गुम गई ना तो किसी नजदीक के दुकान से मुझे फोन कर देना, कोई आके तुझे लेके जाएगा। हाँ ठीक। और हाँ, अगर तू ये सोच रही है ना कि यहाँ से भाग जाऊं या पुलिस में जाके कंप्लेंट करूं, तो ऐसी सोच ना अभी के अभी दिमाग से निकाल देना। हाँ बेटा? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। तू अगर ऐसा कुछ करेगी ना तो मुझे तेरी माँ को मरवाना पड़ेगा। नहीं। एक फोन जाएगा नासिक और तेरी माँ को मार दिया जाएगा। तू अगर कहीं छिप गई ना तो उस्मान और यूसुफ तुझे ढूंढ निकाल, अल्लाह ऐसी जगह पहुंचाएंगे तुझे जहां मैं अपने दुश्मनों को भी ना भेज। तो चाहती है ऐसा हो?
तो यहाँ से भागने का सोचना भी मत। हाँ, इस सोसाइटी में ना सब जानते हैं कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करती हूँ, तो मेरे खिलाफ ना कोई कुछ नहीं बोलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ना पैसा बोलता है। पुलिस मेरी मुट्ठी में है बेटा, इसलिए ना यहाँ से कहीं भागने का सोचना भी मत। यहाँ नजदीक एक गार्डन है, तू ना वहीं जाया कर, इकबाल दिखा देगा तुझे। हाँ, जा। ठीक है। शुरू शुरू में इकबाल साहब साथ आते थे, पर अब मैं अकेले ही आती हूँ। चल, मैं निकलती हूँ। 1 मिनट भी लेट हो जाऊंगी तो फरीदा मैडम का दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। नमिता, तू कल भी आएगी ना? हाँ। लेट हो गई तू? माफ़ कर देना मैडम, बस थोड़ी सी आँख लग गई थी। 4 बजे मतलब 4 बजे नमिता, कस्टमर वेट कर रहा है यहाँ। तू 4 बजे वहां से निकलेगी तो कैसे होगा? 4 बजे धंधे पे बैठना है तुझे, याद है ना? अब जा, जल्दी से मुंह हाथ धो और तैयार हो जा। हाँ, जा बेटा। पाँच मिनट फिर जाना आप अंदर। इसके महेश सर बोल रहे थे कि एक ही क्लास में रिपीटर होने के बावजूद इसको मैथ्स में 0 मार्क्स आए। कहेगा रचना, ध्यान किधर होता है तेरा क्लास में? बाबा मैथ्स पर ही रहता है, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, लेकिन बहुत जल्दी ना सब भूल जाती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो बेटा ऐसे तो एग्जाम में पास नहीं हो सकते ना। अरे तू लिख के क्यों नहीं याद करती बेटा? बाबा, एक बात पूछनी थी। बोलना। वो समीर काका क्या करते हैं? मेरी आत्या का बेटा समीर, समीर करंदकर हो। सोशल वर्क करता है, कोई एनजीओ चलाता है शायद। पढ़ाई छोड़कर हर एक चीज में इसका दिमाग चलता है। वैसे ये अचानक से तेरे को समीर का ध्यान क्यों आया? वो बस ऐसे ही बाबा। अब कहाँ बाहर जा रही है? बस अभी आई। आजकल रोज दोपहर में बाहर जा रही है, ना पढ़ने के 1000 बहाने हैं इसके पास। सुन नमिता, तुझे इसमें से निकलना है। कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम कुछ कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन रचना, मैं जाऊंगी किधर? मेरी आई को वो लोग मार डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी आई को कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ तुम्हें ऐसे डराने के लिए कह रहे हैं। अगर तुम्हें निकलना है तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। देख रचना, तू अपने आप से कुछ भी मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं बहुत बुरी फंसूंगी। और वैसे भी मैं इस हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली क्यों? वो मुझे किसी के पास तो भेज रही है फरीदा मैडम। 2 दिन पहले ही मुझे पता चला। तो तू दिल्ली से वापस नहीं आएगी? उन्होंने कहा है कि वो मुझे दिल्ली में ही किसी को तो बेच रही है। और चिकन खाएगी बेटा? नहीं, बस। देख, अगले हफ्ते ना इकबाल तुझे दिल्ली ले जाएगा। वो कहाँ है? अरे अपने मुल्क की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है, मुंबई जैसा। अब ना तू वहीं रहेगी। दिल्ली की एक बड़ी पार्टी को ना मैंने तुझे बेच दिया है, बहुत बड़े दाम में। हमेशा के लिए? अरे इतने आगे का नहीं सोचते बेटा, तू ढंग से काम कर, ढंग से खा पी, दिल्ली में ना अच्छे से रह। वहाँ तू बड़े बड़े लोगों से मिलेगी, लोगों को ना पटा कर रखना सीख।
सिर्फ बैठना नहीं है, 4 लोगों में खड़ा होना सीख। बहुत दूर जाएगी तू बेटा, मुझसे भी बड़ी मैडम बनेगी तू। पर क्या तेरा दिल्ली जाने का मन है? नहीं रचना, मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तेरी हेल्प करनी है नमिता। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, और तेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी है, आई बाबा सब है, स्कूल भी जाती है। तूने मुझसे बात की, वही मेरे लिए बहुत है। चल 3:45 बज चुके हैं, मैं अभी जाती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। नमिता कल आएगी ना? क्या कर सकते हैं काका? सबसे पहले हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले मुझे उस लड़के से मिलना होगा। आप मेरे साथ आएंगे काका? वो रोज़ दोपहर को ना सामने वाले गार्डन में जाती है, हम वहीं बात करते हैं। चला ना काका, अगले हफ्ते वो लोग उसे दिल्ली भेज रहे हैं, उसे वहाँ बेच दिया गया। वो जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर चली गई ना तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। काका भी आती होगी वो। हम हुए। काका वो रोज 3:30 बजे तक आ जाती है और फिर आधे घंटे बाद चले जाती है। आ जाएगी। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई। आ जाएगी। काका वो इसी रास्ते से आती है, मैंने सोसाइटी की गेट से देखा है। तू जानती है फरीदा कहाँ रहती है, किस कॉलोनी में रहती है? नहीं काका, लेकिन उसने नुपुर नगर कहा था। बेटा नुपुर नगर तो बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे उसे? अब कोई बिल्डिंग का नाम, कॉलोनी का नाम नहीं पता है उसने, मतलब नुपुर नगर के अलावा? नहीं काका। मोबाइल नंबर? नहीं, उसके पास सेल फोन नहीं है। लेकिन उस फरीदा ने उसे नंबर दिया था ना खुद का। हाँ, लेकिन मैंने कभी उससे मांगा नहीं। ठीक है, काम करोगे, कल तू फिर से यहाँ पे आना इसी टाइम पे। हाँ, और जैसे वो आती है तो उसे मेरे ऑफिस में लेके आना। काका वो कोई दिल्ली वाला प्लान बता रही थी, कहीं उसे आज ही तो नहीं लेकर चले गए? रचना, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लड़की सच बोल रही है? हाँ सर, मुझे पक्का यकीन है वो सच बोल रही है। कई हफ्तों से मैं उससे रोज मिल रही हूँ। देखो, नूपुर नगर में बहुत सारी सोसाइटीज है, हर सोसाइटी में रेड करना बहुत मुश्किल है। कोई तो सोर्स होगा आपका, मतलब कोई खबरी वगैरह जो उस फरीदा के बारे में जानता हो, उसका पता जानता हो। अरे साहब, फरीदा ने खुद नमिता को बताया था कि उसकी पूरी सोसाइटी जानती है कि धंधा करती है, पर सभी उससे डरते हैं। वो सब ठीक है, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं। उसका नाम फरीदा है या नहीं, वो भी तो नहीं पता हमें। वो लोग उसे आजकल में दिल्ली ले जाने वाले। वो कह रही थी कि उसे वहाँ बेच दिया गया। सर, अगर एक बार वो यहाँ से निकल गई तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। प्लीज़, पिछले 7 सालों से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सर प्लीज बहाना जरा। विजय, अपने नूपुर नगर एरिया में कोई फरीदा करके फ्लैश ट्रेड की मैडम है, अपने फ्लैट से ही धंधा ऑपरेट करती है। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे चाहिए। चलो। देखिए, हमसे जो कुछ भी होगा वो हम लोग करेंगे। और हाँ रचना, अगर वो लड़की कल तुम्हें गार्डन में मिलती है तो तुम सीधा उसे यहाँ लेकर आओगे मेरे पास। ओके सर।
साहब ये फरीदा का पूरा नाम फरीदा शेख है। कहाँ रहती है? तीसरा माला, फ्लैट नंबर 302, 4 नंबर बिल्डिंग, रुखसाना सोसाइटी। ठीक है। ये थोड़ी गर्मा गर्मी वाली सोसाइटी है। यहाँ बिना ठोस सबूत या अरेस्ट वारंट वगैरह के घुसेंगे ना तो शोर मचेगा। शोर को खामोश करना हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तू सिर्फ इतना बता, ये बच्ची नमिता उस फ्लैट में है क्या? वो तो नहीं पता साहब। ये जो फरीदा मैडम है ना, इसका बहुत सारी लेडीज लोग के साथ नेटवर्क है पूरा, जो घर से धंधा करती है। ये कस्टमर लोग को उससे घर पे भेजती है और औरत लोग से दलाली खाती है। इस फरीदा से कांटेक्ट कैसे किया ना? यूसुफ अली साहब चल रहा है उसका, सारा काम वही देखता है। नंबर दे इस यूसुफ को। काका नमिता आज भी गार्डन नहीं है। मुझे डर लग रहा है कहीं उसे दिल्ली तो नहीं भेज दिया। हो सकता है। अब क्या होगा काका? क्या हम उसकी दिल्ली में हेल्प कर सकेंगे? हम जरूर उसकी हेल्प करेंगे। मैं अभी निकलता हूँ और तुझे भी साथ लेकर चलता हूँ। पुलिस के पास दोबारा चलते हैं। तुम सही कह रही थी। फरीदा शेख नाम है उसका, रुखसाना बिल्डिंग में रहती है, बड़ी शातिर खिलाड़ी है। सर आप रेड करेंगे ना उस घर पे? और अगर उसने नमिता को दिल्ली पार्सल कर दिया हो तो? सर आप फरीदा मैडम से क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्होंने नमिता के साथ क्या किया है? वो सीधा मना कर देगी। वो कहेगी कि मैं किसी नमिता को जानती नहीं। फिर जल्दी कुछ करना पड़ेगा। जब तक उस फरीदा की क्वेश्चनिंग नहीं होती ना, तब तक हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे। सर मेरे पास इस फरीदा के दाहिने हाथ यूसुफ का कॉन्टैक्ट नंबर है, उसे उठवाकर बुलवा सकते हैं। लेकिन उससे फरीदा अलर्ट हो जाएगी और उसे हमें रंगे हाथों पकड़ना है। विजय, हमें किसी को कस्टमर बना के उसके पास भेजना चाहिए। ऐसा कोई जिस पर आप भी भरोसा कर सकते हैं और वो लोग भी भरोसा कर बैठेंगे। वो लोग भरोसा करेंगे, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। हेलो यूसुफ भाई। हाँ कौन? भाई मेरा नाम ललित है। मेरे दोस्त राजेश ने आपका नंबर दिया है। हाँ बोल। टाइम पास के लिए एक लड़की चाहिए थी। रूम है क्या तेरे पास? नहीं नहीं, जगह नहीं है मेरे पास। मेरे को भाई 5 मिनट दे, मैं देखता है तेरे को किधर बैठा सकता हूँ। लेकिन भाई देख, रेट के मामले में अपने को कोई चिक नहीं मांगता है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लड़की थोड़ी कम उम्र की चाहिए थी। अच्छा कौला माल मांगता है, मिलेगा भाई। लेकिन देख, लड़की का उम्र जितना कम रहेगा ना, रेट उतना ज़्यादा रहेगा। हाँ ठीक है, मंजूर। हाँ भाई, 1 घंटे का 8,000 रुपये लगेगा। 8,000? अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं पहले बोला था ना, मेरे को रेट के मामले में झिक नहीं मांगता है। एक तो साला तुम लोग के लिए छोटी लड़की ला, ऊपर से मोल भाव। अरे लेकिन भाई थोड़ा तो कम करो ना। भाई देखिए, एक ही रेट बोलता है, उसके ऊपर 1 रुपया भी कम नहीं करेगा मैं। 7,500 1 घंटे का बोल मांगता है। हाँ ठीक है। वो लड़की ज़्यादा छोटी तो नहीं है ना, एकदम बच्ची तो नहीं है ना? अरे भाई 16 साल का कच्ची गली है। कहाँ हो? नुपुर नगर। उधर रुखसाना सोसाइटी है, उसमें 4 नंबर बिल्डिंग में तीसरे माले पे 302 कमरा नंबर। ओके, खबर आ लिया, निगाह। रचना, बड़ा तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कुछ दिनों से तू ज़्यादा ही खोई खोई सी लग रही है। आई मेरी एक फ्रेंड ना बहुत तकलीफ में है, बस वो बच जाए। कौन सी फ्रेंड? वो ना रोज़ गार्डन में आती थी, तो मैं उससे रोज़ मिलने जाती थी वहाँ पे। तू उससे मिलने जाती थी? क्या हुआ है उस लड़के को और क्या नाम है उसका?
जी मेरा नाम ललित है, यूसुफ भाई ने भेजा था मैं। हाँ हाँ, आइए अंदर आइए, बैठिए। 7,500 यहाँ रखना पहले। फरीदा, चंदू का मैसेज आया, वहाँ जाना था। 6 का टाइम दे उसको, इसके बाद और एक कस्टमर है। आइए, अरे इधर आइए। अभी ठीक 4 बज रहे हैं, मैं 5 बजे दरवाज़ा खटखटाऊंगी। 5 मिनट में निकलना पड़ेगा। हाँ, दरवाज़ा लगा देना अंदर से। जी। नाम क्या है तुम्हारा? राबिया। विजय साहब फ्लैट में पहुंच गए होंगे ना? हाँ, वो फोन करेगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ये तुम्हारा असली नाम है? बैठो, डरो मत। देखो, मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। तुम्हारी दोस्त रचना ने मुझे भेजा है। अब मुझे अपना असली नाम बताओ। नमिता। रचना से तुम कहाँ मिली थी? गार्डन में। आखिरी बार कब मिली थी उससे? 2 दिन पहले। उसके बाद मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैडम ने भर भर के कस्टमर लोगों को टाइम दे के रखा था। देखो, घबराओ मत, हमारी टीम आती होगी, हम तुम्हें ऐसे जल्दी छुड़वा लेंगे। इकबाल, चाय। वो आयुब शेख ने एडवांस दिया ना नमिता के लिए? कल दोपहर खाने से पहले सारा टुकड़ा आ जाएगा। आप कौन? इंस्पेक्टर अरुण भोसले। चल साइड लाओ। साहब अंदर काय घुसा आहे? माँ तिकडे बघ। काय झालं साहेब, बसा ना चुप तुम्ही। बैठो। अरे काय झालं साहेब, बसा ना। बच्ची बाहर लियो। ये लड़की कौन है? मेरी बच्ची है साहब। क्या हुआ साहब, बैठ के बात करते ना शांति से। फरीदा शेख, अब जो भी बात करनी है ना अदालत में करना। इन दोनों को लेकर चलो और बच्ची को उसके रिश्तेदार के हाथ छोड़ दो। हो काका। रचना, एक चांगली बातमी है, तेरी दोस्त नमिता को हमने बचा लिया है। काका कहाँ है वो? यहीं बैठी है मेरे सामने, पुलिस स्टेशन में। काका मैं वहाँ आ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे देखकर नमिता बहुत खुश होगी। साहब, मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ लड़कियों को, मारपीट नहीं करती हूँ, अच्छा खाने को देती हूँ, पहनने को देती हूँ। अरे वो एनजीओ वाले क्या ध्यान रखेंगे, उतना अच्छे से ध्यान रखती हूँ। पूछो ना आप लड़कियों फरीदा, से। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नमिता के माँ का एड्रेस और फोन नंबर क्या है? सीधे से बताया तो ठीक है, वरना ये 2 कांस्टेबल तेरी ऐसी सेवा करेंगे ना, यहां से सीधा हॉस्पिटल जाएगी। तो अंजुम को हम लोग अनाथ आश्रम में डाल देंगे, जिंदगी भर नहीं देख पाएगी उसे फिर। मेरी अंजुम को दूर रखो इस सब से। क्यों? अच्छा हाँ, तेरी बेटी है ना, इसलिए उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। और अंजुम जिस घर में बड़ी हुई है, न जाने वहां कितनी लड़कियों को नोचा गया है तेरी वजह से। बोला ना साहब, मेरी बेटी को दूर रखो इस सब से। तो नमिता के माँ का एड्रेस और नंबर दे दे। ये मेरे को नहीं मालूम साहब, वो नमिता को मेरे को बेच के चली गई। आ जाती है कभी कभी अपना बैलेंस लेने। फोन दो इसका, ले ले, फोन करो उसे, उसको बोल अकाउंट सेटल करना है, अभी के अभी आ जा, सारे पैसे लेकर जा। क्या अकाउंट सेटल करना है साहब, अपन अपना अकाउंट सेटल करते हैं ना। आप फिगर बोलो, अरे इन दोनों का भी ऐड कर दो, 1 घंटे में पैसा आ जाएगा। आपके लिए ना नमिता को फ्री कर देती हूँ बस। एक काम करता हूं, अंजुम को यहां लाता हूं, उसे भी देखने दे उसकी अम्मी की क्या हालत हो रही है। जा अंजुम को लेकर। ए रुक, करती हूँ फोन। काका कुठे आहे ती? ती आतमध्ये आहे, उसका स्टेटमेंट रेकॉर्ड हो रहा है। काका अब नमिता कहाँ जाएगी? मैंने चाइल्ड केयर कमेटी से बात कर ली है।
अब उसका केस वही लोग हैंडल करेंगे। बस बिल्कुल सही जगह भेजिए। जब हमारे घर में खाने की फरीदा ने फोन पर नमिता की मां लक्ष्मी को बाकी का पैसा देने का लालच दिया और लक्ष्मी उसी रात मुंबई आई और पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। फरीदा मैडम, लक्ष्मी में रत्ती भर का पछतावा नहीं था कि उसने एक बेहद अमानवीय और भयंकर जुर्म किया था। मजबूरी और गरीबी की आड़ में उन्होंने मेरी परीक्षा ली। अब वही तय करेंगे कि मैं कौन सी कक्षा में बैठूंगी। अगले महीने से तो मेरी स्कूल भी चालू हो जाएगी। मुझे पढ़ाई करना ना बिल्कुल पसंद है और मैथ्स तो जैसे मेरा दुश्मन ही है। फिर भी आई बाबा कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10th तो पास कर ले। मगर तुम ना खूब पढ़ना, रुकना मत, बस पढ़ते ही जाना। हाँ रचना, मैं मेरे आई से मिली, वो जेल में है। तुम खुश हो ना? हाँ रचना, थैंक यू। अरे थैंक यू कैसा? दोस्तों में थैंक यू नहीं कहते। रचना, तुमने मेरी बात सुनी। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बारे में किसी को कुछ बता पाऊंगी। सच कहूँ तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी की बात सुन पाऊँ। महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रही एक एनजीओ ने नमिता की जिम्मेदारी ली। रचना और नमिता लगातार मिलते रहते हैं और उनकी दोस्ती अब और गहरी होती जा रही है। क्राइम पेट्रोल सतर्क की टीम 16 वर्षीय रचना को सलाम करती है, जिसने ना सिर्फ अपनी हम उम्र एक अजनबी लड़की की मायूसी और पीड़ा को पहचाना, बल्कि उसे वहां से निकाल कर एक नई जिंदगी की उड़ान भरने की तरफ उसकी मदद की। कल रात फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।